हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो डिस्कस करना शुरू करते हैं। मैंने आपको बोला था कि आर्टिकल्स वाला और जो पार्ट वाला है उसका पार्ट नंबर 2 आज रहेगा, तो ज़रा उसको हम लोग आगे का जो सेशन है उसको एक बार से देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपके 2 स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं और ये जो दोनों स्पेशल क्लासेस हैं ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्लास होता है 10:30 बजे, एक क्लास होता है 2 बजे, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 6:45 AM का करेंट अफेयर्स का क्लास। बिना करेंट अफेयर्स को पढ़े आप जानते हो कि जो चीज़ें हैं वो आपके लिए नॉर्मल नहीं हो सकती। ठीक है, तो प्लीज़ सेशन को मिस मत किया करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। और जब तक आप उस पर्टिकुलर न्यूज़ की उस एनालिसिस के हिस्से को नहीं समझेंगे जहाँ से सवाल आता है, देखो रामायण पढ़ना और रामायण के की पॉइंट पढ़ना जो हमारे एग्जाम में आए, दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि जो की पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे कि आपका पूरा काम चल जाता है। कहेंगे मैम की पॉइंट में इतना टाइम लगता है, 1 आवर? हाँ भैया 1 आवर, सॉरी 15 मिनट और ऐड कर दो। चलो शुरुआत करते हैं, यहाँ पे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। क्लास के लिंक को एक बार ऐसे लाइक और शेयर मार दीजिएगा, सो दैट बाकी स्टूडेंट भी जो है वो क्लास में ज्वाइन कर पाया करें। ठीक है, देखिए पहला सवाल, Constitutional provision enables the central government to provide the reservation in the jobs and the educational institutes for the weaker sections of the society। सवाल में आपसे कहा जा रहा है इसमें से कौन सा वाला ऐसा अनुच्छेद है, इसमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि वो जो वीकर सेक्शन है उनके लिए कुछ रिजर्वेशन का, वो भी किसके अंदर, जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन का प्रोविज़न बनाए। ठीक है, तो अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल नंबर 16 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। तो आर्टिकल नंबर 16 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर लिखा हुआ है, यही आर्टिकल बताता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हर एक व्यक्ति के पास में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, यहाँ पर जॉब्स के अंदर अप्लाई कर सकें। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। इसमें से कौन सा वाला ऐसा प्रोविज़न है हमारे संविधान के अंदर जो जीएसटी के बारे में बताता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हो जीएसटी काउंसिल की अभी 45th नंबर की जो बैठक थी, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? लखनऊ के अंदर किया गया था। ठीक है, और इसको हेड कौन कर रहा था? इसको हेड किया गया था किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर्टिकल नंबर कितना होगा? तो भाई देखो सिंपल सी बात है कि जब हम जीएसटी कहते हैं, है ना, तो जीएसटी के लिए ध्यान रखिएगा बिल नंबर जो है वो कितना है, साथ में अमेंडमेंट नंबर कितना है और इसके साथ इसका आर्टिकल नंबर कितना है। ये तीनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हो गया बिल नंबर, ये हो गया अमेंडमेंट और ये हो गया आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए। लेकिन सवाल में आपसे पूछा जा रहा था कि ये बताइए इसको अप्लाई करने का या फिर इसको यहाँ पे पूरी तरीके से इम्प्लाई करने के लिए कौन सा वाला आर्टिकल आएगा? तो आर्टिकल नंबर 246 आता है, जिसके अंदर क्या होता है, पार्लियामेंट जो होती है वो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक टॉपिक को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला आर्टिकल नंबर 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको टोटल कितने फ्रीडम्स देता है? मैं बताऊँ या तुम लोग बताओगे? देखो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 फ्रीडम देता है। आओ जान लेते हैं कौन कौन सी फ्रीडम है। वैसे फ्रीडम सिर्फ 6 नहीं है, फ्रीडम और भी सारी होती हैं, लेकिन 6 यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, देखिए सबसे पहला तो कहता है फ्री एक्सप्रेशन। भाई आप किसी को कहीं पे भी जाके कुछ भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या आता है कि आप विद इन द इंडियन टेरिटरी, अपने देश के अंदर आप कहीं पर भी जाके घूम सकते हैं। नेक्स्ट है अपने देश के अंदर आप रहते हुए किसी भी तरीके का कोई बिजनेस भी कर सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है। नेक्स्ट निकल के आता है कि आप किसी भी तरीके का कोई एसोसिएशन बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब आप एसोसिएशन बनाएंगे तो विदाउट आर्म्स होगा, आपके पास में कोई हथियार वगैरह नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कि आप किसी भी तरीके की कोई ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हो, कोई संगठन भी बना सकते हो। और जो लास्ट है वो ये है कि आप भारत के अंदर कहीं पे भी जाके रह सकते हो, रिसाइड कर सकते हो। पहले तो देखो यहाँ पे ये जो बातें कही गई थी, इसके अंदर कुछ ऐसे क्लॉजेस थे जो इनको करटेल करते थे, मतलब इनको रोकने का काम करते थे। जैसे कि
पहले ये था कि जम्मू कश्मीर में कोई भी जाके अपना घर नहीं बसा सकता था। घर बसाने का मतलब है कि वहाँ की नागरिकता नहीं ले सकता था। अब यहाँ पे प्रोविज़न में चेंज हो गया है, तो अब ये सबके लिए ओपन हो गया, ठीक है। दूसरा, पहले यहाँ पर ये था कि आप कुछ भी बोल सकते हो, किसी को कुछ भी कह सकते हो, एनी टाइम एनीवेयर, बट ये ध्यान रखिएगा कि जब भी इमरजेंसी इम्पोज होती है, तो इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21 ये दो ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो आपसे कभी नहीं लिए जाते, लेकिन आर्टिकल नंबर 19 वो आर्टिकल होता है जो सबसे पहले आपसे ले लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अंडर विच आर्टिकल फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर कौन से आर्टिकल के अंदर आएगा? फोर्स्ड लेबर ये तो नहीं है, अनटचेबिलिटी है ये, तो फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बचा क्या? आंसर हो जाएगा 23। तो राइट आंसर इस आर्टिकल नंबर 23 के अंदर फोर्स लेबर आता है। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोली जाए तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इसके अंदर आएगी। अगर चाइल्ड लेबर बोला जाए तो आर्टिकल नंबर 24 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कौन सा इसमें से ऐसा आर्टिकल है जो आपको पूरी तरीके से अधिकार देता है कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, उसको बढ़ावा भी दे सकते हैं, उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं? ये सारी बातें कही गई हैं। तो पहले ध्यान रखिएगा कि ये जो चारों आर्टिकल हैं, ये चारों के चारों आर्टिकल राइट टू रिलीजन के बारे में बताते हैं, यानी कि आपको अपना धर्म फॉलो करने के लिए यहाँ पर सारे के सारे राइट्स दिए जाते हैं। आर्टिकल नंबर 25 कहता है, ये आर्टिकल 25 में ही लिखा हुआ है, इसका आंसर 25 होगा। आर्टिकल नंबर 26 कहता है कि आप अपने जितने भी धर्म से जुड़े हुए कोई भी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो हिंदू रिलीजन में क्या होता है, हिंदू रिलीजन में भंडारे वगैरह होते हैं, दुर्गा पूजा आ रही है, दुर्गा पूजा होगी, तो ये सब बातें आर्टिकल 26 में कि आप अपने धर्म से जुड़े हुए जो भी अफेयर्स हैं उनको आप कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 27 कहता है कि आपको अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए किसी भी तरीके का कोई टैक्स वैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगला कहा जाता है कि कोई भी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है तो वहाँ पे कोई भी धार्मिक संस्था का गठन नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई भी जैसे कि मदरसे हो गए या लाइक मठ हो गए, वो नहीं किया जाएगा। हाँ, बनाना है तो आप अलग से बना सकते हो, बट किसी इंस्टीट्यूट के अंदर आप उसको नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या इसका करेक्ट आंसर बनेगा? आर्टिकल नंबर 25। नेक्स्ट पे आ जाइए। यूनियन गवर्नमेंट डिस्क्राइब्स अंडर विच आर्टिकल नंबर, पार्ट नंबर 5 में दिया गया है, लेकिन ये आता है आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 के बीच में इसको मेंशन किया गया है। आर्टिकल नंबर 52 से शुरुआत होती है राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया can discharge his duty of president in some cases. This is given under which article number? यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं जब ये अपना पद छोड़ते हैं तो यहाँ पर ये क्या करेंगे? प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कहा जा रहा है कि ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? तो आर्टिकल नंबर 65 के अंदर इसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा इसमें से ऐसा आर्टिकल है जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा के बारे में बताता है और राज्यसभा के अंदर जितने भी मेंबर्स को चुना जाता है उनके पूरे प्रोसेस के बारे में बताता है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 80। देखो, पार्लियामेंट की जब बात आएगी, मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, यही तो बताया था। तो यहाँ पे लोकसभा पूछा गया था, आंसर ये हो जाएगा। कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है इसके मेंबर्स का। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके मेंबर्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं, तो स्टेट के अंदर जो विधानसभा होती है यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ से मेंबर्स को चुन के बैठाया जाता है, और यही वो मेंबर्स होते हैं जिनका इनडायरेक्टली इलेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। दैट मीन्स लोकसभा के अंदर जब लोगों को अपॉइंट किया जाता है या फिर उनको वहाँ पे इलेक्ट किया जाता है तो उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्योंकि उस समय पर भारत की जनता उनके लिए वोट डालने के लिए जाती है। लेकिन जब हम राज्यसभा की बात करेंगे तो यहाँ पे भारत की जनता नहीं बल्कि जितने भी एमएलए होते हैं वो लोग यहाँ पे जाके इनको चुन के भेजते हैं। अगला सवाल, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि डीलिमिटेशन एक्ट के बारे में बात करता है? अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। बात समझ रहे हो? मैं आपको ये चीज़ क्यों बोलती हूँ कि हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होता है? इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि आप 10 जगह पे पढ़ोगे तो 10 जगह पे आप जानते हो कि आपको पूरा कंटेंट पूरी हो सकता है थ्योरी पढ़ा दी जाए, आई एग्री विद यू, लेकिन
जब तक आप यहाँ पे ये नहीं समझोगे कि पेपर के अंदर वो चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपके न्यूज़ में चल रही है और उसका एक स्टैटिक का अपना अलग से हिस्सा है, तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको पता है अभी डिलिमिटेशन लॉ जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर लगाया गया था, जिसके अंदर बोला गया था कि वहाँ की विधानसभा जो है उसमें सीटों का कुछ चेंजेस किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि जो एक्ट है ये एक्ट कब आता है, ये एक्ट 2002 का है और ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 82 के अंदर, इसको मेंशन किया गया। अगला, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? फाइनेंशियल पावर, अच्छा किसकी पावर? गवर्नर की पावर दी जा रही है। फाइनेंशियल पावर इसमें, पार्डनिंग पावर इसमें है, बिल्कुल सही बात है। डिस्क्रिशनरी पावर इसमें, अच्छा मुझे नहीं पता यार, आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क्रिशनरी पावर इसमें। चलो वैसे मैं बता दूं, ये जो डिस्क्रिशनरी पावर की बात कर रहा है ना, ये वही वाली पावर है जब गवर्नर जो है अपने हिसाब से कोई काम करता है। बट ये ध्यान रखना, गवर्नर के पास में इतने कोई राइट्स नहीं होते हैं कि वो अपने हिसाब से काम करे। वो काम तब भी वही करेगा जो उसको कैबिनेट करने को कहेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि सेंटर में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द विमेंस एंड चिल्ड्रेन? कौन सा ऐसा वाला आर्टिकल है जो स्टेट गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट देता है कि वो अपने स्टेट के अंदर या फिर सेंट्रल लेवल पर अलग से कुछ प्रोविजंस बना सकते हैं, अलग से कुछ रिजर्वेशंस किए जा सकते हैं? यह आर्टिकल नंबर 15 के कौन से क्लॉज में लिखा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 15 का पार्ट नंबर 3। ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, जैसे कि रेस, बर्थ प्लेस, सेक्स या फिर क्या नाम है, रेस, रिलीजन हो गया या फिर कास्ट हो गया। ठीक है, इन 5 के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगला, अंडर विच आर्टिकल नो इंडियन सिटीजन कैन एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? यानी कि अगर कोई भी, सपोज करो कोई भी पर्सन है, अगर उसको बाहर के देश में से कोई उपाधि मिलती है, याद आ गया या याद दिलाना पड़ेगा? नहीं याद आया, चलो याद दिलाते हैं। अनुपम खेर, इनको अभी हाल ही में हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ वाली, यूएसए वाली, उसने इनको डॉक्टरेट की डिग्री दी है। तो आपसे सवाल में यही कहा जा रहा है कि अगर किसी पर्सन को ऐसी कोई भी डिग्री, ऐसा कुछ भी दिया जाता है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा। ठीक है, ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 18 में लिखा हुआ है, क्योंकि ये कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में ये बात करता है। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। कौन सा इसमें से ऐसा आर्टिकल है दैट इंडियन स्टेट विल बी अ गवर्नर? हर राज्य के अंदर एक राज्यपाल, आर्टिकल नंबर 153 के अंदर ये बात कही गई है। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेट कोड। अब देखो सिंपल सा है, हमको ये पता है, ठीक है, तो हम इसके आगे वाले पॉइंट के साथ में चले जाएंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 233 जो है सबऑर्डिनेट कोड बताता है। सबऑर्डिनेट कोड के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर के द्वारा किया जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। आर्टिकल नंबर 274 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जिसके अंदर रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि बिल जो है वो कब से इफेक्टिव होगा, और यहाँ पे टैक्सेशन का पूरा प्रोविज़न दिया जाता है। आपसे सवाल के अंदर पूछा जा रहा है कि ये बताइए, आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ इसके अंदर कि ये जो पूरा राइट है ये यहाँ पे किसके पास में होता है? तो ये पूरा राइट प्रेसिडेंट के पास में होता है। प्रेसिडेंट कैन डिसाइड, आर्टिकल नंबर 274। नेक्स्ट, 111 ईजी है, देखो ये कहता है ज्वाइंट सिटिंग के बारे में, संयुक्त बैठक के बारे में, और इसको हेड कौन करेगा? स्पीकर करेगा। इसके बाद में आता है आर्टिकल ये क्या कहता है? मनी बिल कहता है। इसके बाद में आता है आर्टिकल 111 जो कि एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है, यानी कि किसी भी बिल के ऊपर जो अपनी सहमति, अपनी जो अनुमति दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 111। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो कौन से वाले आर्टिकल के अंदर आता है? तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये हो गया कि सेंटर स्टेट के बीच में कोई विवाद है, स्टेट स्टेट के बीच में, स्टेट यूटी के बीच में, या फिर यूटी और यूटी के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट के बीच में आ जाएगा। इसका आंसर बनेगा आर्टिकल नंबर 131 के अंदर ये बात कही गई है। अगला, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 243 की, इसके अंदर बोला गया है कि जो पंचायत है वो 3 टियर की होनी चाहिए, 3 स्तर की होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल के अंदर 4 है, तमिलनाडु के अंदर 1 है। हाँ जी,
तो ये बात यहाँ पे किसके द्वारा कही गई? तो आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। इन्होंने तो 3 टियर बोला, इन्होंने 2 टियर बोला। कहाँ गया? LM सिंघवी की बात करें तो इन्होंने बोला कि भैया देखो एक ग्रास रूट होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे GV राव जी की अगर हम बात करें या फिर LM सिंघवी की बात करें तो इन्होंने बोला कि इसको एक ग्रास रूट पे रखते हैं। ग्रास रूट का मतलब हो गया हर स्टेट के अंदर ज़रूरी है। LM सिंघवी वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अगला कहा जा रहा है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है नदियों के विवाद के बारे में या फिर कोई भी वैली को लेके अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये रिजॉल्व करने के लिए आर्टिकल नंबर कौन सा है? दिस इज़ आर्टिकल नंबर 262। इसके अंदर क्या किया जाएगा? इसके अंदर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाएगा। डिस्प्यूट्स रिजॉल्व अगर नहीं होते हैं तो बनाया जाता है इंटर स्टेट काउंसिल, और ये जो इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाता है इसको फॉर्म किया जाता है अंडर आर्टिकल नंबर 263। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सुनिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब बताओ भैया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 266 में इसके अंदर आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है तो आपको पार्लियामेंट से पूछना पड़ेगा। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो प्रेसिडेंट और इसके साथ में फाइनेंशियल सेक्रेटरी से पूछना पड़ता है। नेक्स्ट सवाल, यूनियन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द ग्रांट इन एड, या ये तो अभी बताया था मैंने आपको, आज या कल में शायद बताया था, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, कैन नॉट बी नल ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो आपसे इमरजेंसी के टाइम पे नहीं लिया जाता है? अभी बताया था आपको। आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 20 एंड 21। ये दोनों आर्टिकल्स हैं जो आपसे कभी भी लिए नहीं जाते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, कभी कभी इसके साथ में ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मैनेज। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल, कायदे से सुनिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीट्स को एलोकेट करता है राज्यसभा के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, ये मैंने दोनों कल आपको बता दिए थे। मुझे ये बताना, ये वाला जो लिखा हुआ है ना, ये किस चीज़ के लिए होता है? कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करना, मैं नहीं बता रही, राइट। चलो नेक्स्ट बताओ, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को मेंशन किया गया है? तो पार्ट नंबर किसके अंदर आ रहा है? ये आता है 11 के अंदर। एक्चुअली 12 वाला जो पार्ट है ना, उसके अंदर भी सेंटर स्टेट की बात होती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ ये लिखा हुआ था कि किसके बीच में ये सारा डिस्कशन हो रहा है, सेंटर स्टेट के बीच में कौन सा वाला पार्ट होगा? 11। लेकिन अगर लिख के आ जाए फाइनेंस तो समझ जाना होगा पार्ट नंबर 12, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ तक पॉलिटी के सारे पॉइंट्स पढ़ा दिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगी, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है या कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने आर्टिकल्स या फिर शेड्यूल के क्लासेस नहीं देखे हुए हैं तो वो आपको मिल जाएंगे यहीं पर यूट्यूब पे। सिर्फ सर्च करिएगा आर्टिकल्स बाय कृति मैम या फिर शेड्यूल्स बाय कृति मैम, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 29 तारीख से आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 22 से हुआ था, रह गया होगा हो सकता है किसी का। तो आपके लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है, GS मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। और ये ध्यान रखना कि ये जो बैचेस हैं, अगर आप इसको सितंबर में ही ज्वाइन करते हो तो आपके पास में ऑफर्स हैं। कोड क्या रहेगा? कृति 10। मैम इसकी फ़ी कितनी है? तो इसकी फ़ी करीबन आपके लिए पड़ेगी जाके 5100 रुपीज़। आप इनको EMI के थ्रू भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपका हर संडे को कॉम्बैक्ट होता है, डोंट मिस इट। और हाँ, ये ध्यान रखना, ये जो बैच शुरू हो रहा है इसमें पॉलिटी, जियो, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक से पढ़ाई जाएंगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिस इज़ द राइट टाइम जब आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे 6:45 AM पे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।